हेलो बच्चों, वेक्टर में अब आगे चलते हैं। अभी इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से हो सकता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमें एब्स्ट्रैक्ट से लगे, तो अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। इससे पहले जो इस चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है वो हमारा सॉलिड होना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो हमें समझ में आना चाहिए। उसी पे क्वेश्चन पक्का आएगा। इस पे ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ ही सकता है इस पे भी, बट व्हाट आई मीन टू से कि ऐसा ना हो कि इसको समझने के चक्कर में बाकी का चैप्टर सेक्रीफाइस कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। पहले कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, तो उसमें पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो इफ A vector, B vector and C vector are three non-coplanar vectors, then any vector in space can be written as any vector r vector in space can be written as। ठीक है, अब ये r वेक्टर कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, जैसे a b c के बाद d वेक्टर ले लिया, तो किसी भी वेक्टर को स्पेस में लिखने के लिए हमें वी विल रिक्वायर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वो मान लिया तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। तो आर वेक्टर को हम ए बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, और हम ए बी एंड ए क्रॉस बी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ए और बी वेक्टर ये हो गया तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर आएगा, तो ये तीनों वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी के टर्म्स में ले सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक हमने रिजल्ट ऐसे पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बॉक्स का स्क्वायर। तो उससे हमें ये पता लगता है कि अगर बॉक्स ए बी सी जीरो हुआ तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी जीरो होगा, उसका बॉक्स भी जीरो होगा, अदरवाइज दोनों ही नॉन जीरो होगा। इस बात का मतलब क्या है, बॉक्स के जीरो होने का मतलब क्या है कि वेक्टर कोप्लेनर होगा। ठीक है, नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, नॉन कोप्लेनर होगा। तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। तो एनी वेक्टर आर वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिटन एज, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा 1 टाइम्स ए वेक्टर, लैम्डा 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा 3 टाइम्स सी वेक्टर। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 1 टाइम्स ए वेक्टर, म्यू 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू 3 टाइम्स ए क्रॉस बी। इन तीनों को यूज़ करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स जैसे ए बी और ए क्रॉस बी को यूज़ करके लिखा है, वैसे ही बी सी एंड बी क्रॉस सी को यूज़ करके लिख सकते हैं, सी ए और ए क्रॉस सी को यूज़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही लिखा है, बाकी दोनों भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये तो ठीक है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हमें कैसे पता लगेगा कि क्या लिखना है, तो वो हमें पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें जो ऑप्शंस होगा, जैसे उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया और फिर उसने बोला कि वेयर आर वेक्टर इज, ऑप्शंस में मानिए चारों ऑप्शंस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए यूज़ कर रखा है, तो हम भी आर वेक्टर को इसी के टर्म्स में अज्यूम कर लिया हमने, और फिर उसके बाद ईटा 1 ईटा 2 और ईटा 3 ये कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, लेट ए सर्कुलर आर्क ए बी makes 120 degree
at its center O and C is a point on AB arc dividing it in the ratio 2:3. Then find OC vector in terms of OA vector and OB vector. ठीक है, इसने बोला कि सर्कुलर आर्क है AB जो सेंटर पे, माने ये सर्कुलर आर्क है, सेंटर O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, जो इस पे 120 डिग्री बनाना है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल 120 डिग्री हो गया। फिर सुना, इसी आर्क के ऊपर एक पॉइंट हमने C लिया जो इस आर्क को 2:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें OC वेक्टर निकालना है, मतलब ये वाला वेक्टर। अच्छा, आर्क लेंथ जो होता है L वो होता है R थीटा। तो इसके लिए माने जो रेडियस है वो तो R ये बराबर ही होगा। तो जिस रेशो में आर्क लेंथ डिवाइड हो रहा है, बिकॉज R तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे बोलते हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जिस रेशो में आर्क डिवाइड हो रहा है उसी रेशो में एंगल थीटा भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 2:3 है तो ये 120 डिग्री भी 2:3 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम केवल इस एंगल की बात करें, ठीक है, मान लिया ये थीटा है, तो थीटा विल बी 2:3 का मतलब क्या है कि ये लेंथ पूरे का 2/5 है। तो ऐसे ये एंगल थीटा इस पूरे का 2/5 हो जाएगा, विल बी 2/5 ऑफ 120 डिग्री। और इधर जो एंगल बचेगा वो 3/5 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा 48 डिग्री। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर इधर वाले एंगल की बात करें तो दो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट ये एंगल मान लिया अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा 120 में से 48 घटा लो तो 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर, ये ठीक है, तीनों एक ही प्लेन के अंदर आ रहा है। तो अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर आ रहा है तो हम एक वेक्टर को इनमें से बाकी 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन में हमें क्या बोला? लेट OC वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स OA वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स OB वेक्टर। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है? लैम्डा म्यू निकालना है, तो फिर OC वेक्टर OA एंड OB के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो अब हमने लैम्डा म्यू निकालने के लिए क्या किया? इसका डॉट ले लिया OA के साथ। ठीक है, तो OC डॉट OA, दिस डॉट दिस, चलो पहले तो लिख ही लेते हैं। OC डॉट OA बराबर लैम्डा टाइम्स OA डॉट OA प्लस म्यू टाइम्स OB डॉट OA वेक्टर। तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो रेडियस R के बराबर है। तो OC डॉट OA कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बीच का एंगल, और बीच का एंगल कितना है? 48 डिग्री। तो ऐसे लिख लेते हैं हम, R इंटू कॉस 48 डिग्री इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, ये तो हो जाएगा R², म्यू टाइम्स R इंटू कॉस 120 डिग्री विच इज़ -½ तो पूरे में से एक तो R² कैंसिल हो गया और ये रिलेशन आ गया, कॉस 48 डिग्री बराबर लैम्डा -½ म्यू।
एक ये रिलेशन आ गया, और फिर इसी का डॉट हमने ओ बी के साथ ले लिया, ओ बी वैक्टर के साथ। तो ओ सी एंड ओ बी का अगर हमने डॉट लिया तो कितना आ जाएगा, ये वही आ जाएगा आर इंटू कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल 72 डिग्री है, और ओ बी के साथ लिया है तो ओ ए डॉट ओ बी तो यहीं से लैम्डा टाइम्स आर स्क्वायर माइनस हाफ आ जाएगा प्लस म्यू टाइम्स आर स्क्वायर। तो अगेन आर स्क्वायर कैंसिल, यू विल गेट कॉस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस हाफ लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा म्यू निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, तो ये म्यू और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये सेकंड इक्वेशन। तो 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन विल इम्प्लाई 2 cos 48 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/2 लैम्डा। ठीक है, और दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 cos 48 डिग्री प्लस 2/3 cos 72 डिग्री। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया तो फिर ये उल्टा आ जाएगा। तो सिमिट्री से म्यू कितना आ जाएगा, 2/3 cos 48 डिग्री प्लस 4/3 cos 72 डिग्री। तो अल्टीमेटली ओ सी वैक्टर ऐसे आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ओ ए वैक्टर, लैम्डा इज 4/3 cos 48 प्लस 2/3 cos 72 डिग्री टाइम्स ओ ए वैक्टर प्लस 2/3 cos 48 टाइम्स ओ बी वैक्टर। यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। Next is question 2. Let A vector, B vector, C vector are non-coplanar vectors, then express first part A vector in terms of A cross B, B cross C and C cross A वेक्टर। इन तीनों के टर्म्स में ए वेक्टर को लिखना है, तो कोई बात नहीं। सोल्यूशन ए वेक्टर को हमने मान लिया लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस लैम्डा 3 टाइम्स सी क्रॉस ए। अब अल्टीमेटली हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एक तो हम ऐसे करेंगे, मतलब जो यूजुअल लाइन ऑफ थिंकिंग है वो हमारा क्या होगा कि मेरे को 3 अननोन की वैल्यू निकालनी है, तो आई विल टेक डॉट प्रोडक्ट विथ 3 क्वांटिटीज़। 3 क्वांटिटीज़ के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो उससे क्या होगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में 3 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो 3 इक्वेशंस आएंगे उनको सॉल्व करके लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, व्हाट आई वुड लाइक कि अगर पॉसिबल है
तो हम ऐसा डॉट लें कि लैम्डा 1 ही बचे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 गायब हो जाए। तो उससे क्या होगा, सीधा लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम दूसरा डॉट ऐसा लें कि लैम्डा 2 बचे, बाकी 2 गायब हो जाए। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसमें देखो, इन दोनों के अंदर कौन सा वेक्टर कॉमन है, सी वेक्टर कॉमन है। तो अगर मैंने इसका डॉट सी के साथ ले लिया तो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इन दोनों का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर 2 वेक्टर सेम हो जाएगा, सी वेक्टर। तो इधर से तो आ जाएगा ए डॉट सी वेक्टर, इधर से आ जाएगा लैम्डा 1 टाइम्स सी वेक्टर, ए क्रॉस बी डॉट सी विल बी बॉक्स ए बी सी। तो यहाँ से लैम्डा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए डॉट सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर इसका डॉट ले लिया 2 निकालने के लिए ए के साथ, तो ए डॉट ए बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा 2 बॉक्स ए बी सी हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, क्योंकि ए वेक्टर और ए वेक्टर कॉमन हो गया। तो यहाँ से लैम्डा 2 आ गया ए स्क्वायर अपॉन बॉक्स ए बी सी। एंड फिर तीसरा बी के साथ डॉट ले लिया, तो आ जाएगा ए डॉट बी बराबर लैम्डा 3 टाइम्स बॉक्स ए बी सी। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू ए डॉट बी टाइम्स बॉक्स ए बी सी। तो फाइनली ए वेक्टर कैसे लिखा गया, ए डॉट सी टाइम्स ए क्रॉस बी प्लस ए स्क्वायर टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी ए डॉट बी टाइम्स सी क्रॉस ए होल डिवाइडेड बाय बॉक्स ए बी सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, ए वेक्टर लिखा गया। अब दूसरा ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये ठीक है, मतलब अब हमने इनमें से एक वेक्टर ले लिया, उसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के टर्म्स में लिख लिया, तो लॉजिक वही रहेगी हमारी। हमने मान लिया ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू μ1 टाइम्स ए प्लस μ2 टाइम्स बी प्लस μ3 टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए अगेन एग्जैक्टली सेम लॉजिक, 3 क्वांटिटीज़ के साथ हम डॉट लेंगे, वहाँ से क्या होगा, 3 स्केलर इक्वेशंस आ जाएंगी, और वहाँ से हम μ1 μ2 और μ3 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आइडियल सिचुएशन क्या होगा कि पहला डॉट ऐसा लें कि इनमें से 3 में से 2 टर्म गायब हो जाएं, तो सीधा सीधा एक तीसरे वाला म्यू निकल आएगा। फिर दूसरा डॉट ऐसा लें, फिर तीसरा डॉट ऐसा लें। यहाँ पे तो क्या था, जैसे ये क्रॉस था, तो इन दोनों में हमने आइडेंटिफाई किया कि सी वेक्टर है, तो सी के साथ डॉट लेंगे तो ये दोनों टर्म वैनिश हो जाएगा, लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सी के साथ डॉट लेंगे, ये हिंट हमें ऑप्शन देख के भी पता लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो जब आंसर लिखा होगा उसमें ये वाली चीज़ देख के भी हमें हिंट लग जाएगी कि ये कहाँ से आ रहा होगा। ए डॉट बी जनरेट करना है तो ए अगर ये है तो डॉट बी ले लिया, इस तरह की हिंट भी लग जाएगी। ठीक है, खैर, तो इसमें तो ऑलरेडी 2 वाला क्रॉस था, तो हमने सी के साथ डॉट लेते ही आंसर हो गया। इसमें तो ऐसा नहीं है, बट इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं। व्हाट आई कैन डू कि इन दोनों से एक साथ छुटकारा पाने के लिए, इसमें बी वेक्टर इसमें सी वेक्टर है, हमने क्या किया, बी क्रॉस सी के साथ डॉट ले लिए। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट पहले लिखो या बाद में लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्फ़ा डॉट बीटा और बीटा डॉट अल्फ़ा दोनों ही बराबर होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी बराबर μ1 टाइम्स ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ, तो वो बॉक्स ए बी सी हो गया, सीधा ही सीधा।
ठीक है। अब देखो, अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो, ये वेक्टर प्रोडक्ट है 4 वेक्टर्स का, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको इनफैक्ट तुम अलग से एक नोट करके ऐसे भी ले सकते हो कि अल्फ़ा क्रॉस बीटा डॉट गामा क्रॉस डेल्टा मान लिया लिखा है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम 1 मिनट के लिए ऐसा कर सकते हैं, अल्फ़ा क्रॉस बीटा डॉट, इसको हम मान लिया हमने 1 मिनट के लिए ईटा मान लिया पूरे वेक्टर को से। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम, बीटा क्रॉस ईटा विच इज अल्फा डॉट बीटा क्रॉस, अब ईटा की जगह वापस ही लिख दिया गामा क्रॉस डेल्टा। सो दिस इज अल्फा डॉट स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये जो वेक्टर है वो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन वेक्टर लिखा है, गामा और डेल्टा, इन्हीं के टर्म्स में लिखा जाएगा। पहले मिडिल वाला वेक्टर आएगा तो पहले मिडिल वाला गामा और आ जाएगा बीटा डॉट डेल्टा टाइम्स गामा वेक्टर माइनस बीटा डॉट गामा टाइम्स डेल्टा वेक्टर। ठीक है। अब जो बाहर वेक्टर लिखा है उसका डॉट लिया अंदर वालों के साथ। अच्छा, इसमें ये तो एक नंबर लिखा है, ये एक वेक्टर लिखा है, तो जब बाहर अल्फ़ा का डॉट लिया तो वो तो वेक्टर के साथ आएगा, तो वो ऑफ कोर्स किसके साथ आएगा, गामा के साथ। सो दिस इज अल्फ़ा डॉट गामा बीटा डॉट डेल्टा माइनस फिर ऐसी अल्फ़ा डॉट डेल्टा बीटा डॉट गामा। तो इसको फिर मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, या चलो अलग ला के लिख दिया। अगर 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिखा है ऐसे, तो देखो अल्फ़ा का डॉट दोनों के साथ आएगा बारी बारी से। पहले अल्फ़ा का डॉट पहले वेक्टर के साथ आएगा, तो पहले पहले का अल्फ़ा डॉट गामा लिखा, तो जब ये दोनों हो गया तो बच कौन गया, बीटा एंड डेल्टा, तो उनका लिख दिया बीटा डॉट डेल्टा। फिर माइनस अल्फ़ा का गामा के साथ आ चुका है डॉट, फिर हमने अल्फ़ा का इस ब्रैकेट के दूसरे वेक्टर के साथ डेल्टा के साथ लिखा अल्फ़ा डॉट डेल्टा और बचे हुए वेक्टर का डॉट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इस को ओपन करना चाहूँ तो व्हाट वी कैन राइट, ए का डॉट बी के साथ भी आएगा, सी के साथ भी आएगा। तो पहले ए का डॉट पहले वाले वेक्टर के साथ ए डॉट बी और बचे हुए का डॉट बी डॉट सी माइनस फिर ए का डॉट दूसरे वाले के साथ ए डॉट सी फिर बचे हुए का डॉट बी डॉट बी। इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा अपॉन बॉक्स ए बी सी, इधर से ले आए, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ μ1। ठीक है। अब b क्रॉस सी के बाद अगर मेरे को ये चाहिए तो c क्रॉस a के साथ डॉट ले लिया, तो ये और ये c क्रॉस a में a वेक्टर कॉमन हो गया तो ये बॉक्स 0 हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ लिया तो c वेक्टर कॉमन हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा a क्रॉस b डॉट c क्रॉस a बराबर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा μ2 टाइम्स b डॉट c क्रॉस a। तो ये भी बॉक्स ए बी सी है। इसको फिर वैसे लिख दिया तो μ2 इज इक्वल्स टू पहले पहले वेक्टर a डॉट सी, दूसरा वेक्टर a डॉट बी या b डॉट ए माइनस ए स्क्वायर इसका दूसरे वेक्टर के साथ टाइम्स b डॉट सी, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, अपॉन बॉक्स ए बी सी।
ये आ गया हमारा म्यू 2 का वैल्यू, और म्यू 3 के वैल्यू के लिए ए क्रॉस बी के साथ ले, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी बराबर म्यू 3 टाइम्स बॉक्स ए बी सी, और म्यू 3 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर अपॉन बॉक्स ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 की वैल्यू आ गई, इनको यहाँ पे रख लो, तो ए क्रॉस बी हमारा एक्सप्रेस हो गया बाकियों के टर्म्स में। Question 3. Let plane P1 contains two non-collinear vectors A vector and B vector, and plane P2 contains two non-collinear vectors C vector and D vector, then find. First part, unit vector along the line of intersection of P1 and P2. Second point, angle between planes P1 and P2. तो मान लिया ऐसे दो प्लेन दे रखे हैं, ये प्लेन P1 हो गया, ये P2 हो गया, इसके अंदर दो वेक्टर हैं C वेक्टर एंड D वेक्टर, इसके अंदर दो वेक्टर हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो जो इसका नॉर्मल है वो हमने मान लिया N2, इसका नॉर्मल जो है वो हमने मान लिया N1। तो ऑफ कोर्स अगर इस प्लेन के अंदर दो वेक्टर हैं तो नॉर्मल N1 को हम मान सकते हैं A क्रॉस B वेक्टर, ऐसे ही N2 को मान सकते हैं C क्रॉस D वेक्टर। अब ये वैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके अलोंग होगा, N1 क्रॉस N2 के अलोंग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर along line of intersection of planes will be equals to N1 क्रॉस N2, ये तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसी के मॉड से डिवाइड कर दिया अपॉन मॉड ऑफ N1 क्रॉस N2। सो दिस इज इक्वल्स टू लिख लिया ऐसे A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D अपॉन A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये ठीक है। अब जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन, ये ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि जो आंसर हो वो हमारा इस फॉर्म में ना रहा हो, तो हो सकता है इसको और मैच कराना पड़े, तो वो कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है, तो इसको मैंने एक मिनट के लिए वेक्टर P बोल दिया,
तो अगर ऐसे लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए पी वेक्टर बोल दिया, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो उसमें हमने क्या बोला था, मिडिल वाला वेक्टर पहले आएगा, बाकी दो का डॉट, तो ए डॉट पी माइनस फिर दूसरे वाला वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर और बाकी दो का डॉट, तो बी डॉट पी। पी किसको बोला था, सी क्रॉस डी, तो ये हो गया ए डॉट सी क्रॉस डी, तो वो हो जाएगा ए सी डी माइनस ये हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस डी, तो ये हो जाएगा बी सी डी टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली कोई बच्चा बोले कि नहीं हमें तो सी और डी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो इसको हमने 1 मिनट के लिए क्यू वेक्टर बोल दिया, तो आ गया क्यू क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया इन 3 वेक्टर्स का। ब्रैकेट के अंदर वेक्टर सी और डी लिखा है, तो आंसर भी सी और डी के टर्म्स में आ जाएगा। पहले क्या आएगा, पहले मिडिल वाला वेक्टर सी, बाकी दो का डॉट, तो क्यू डॉट डी टाइम्स सी माइनस सी और डी में से सी आ चुका है, अब डी आ जाएगा, तो क्यू डॉट सी टाइम्स डी वेक्टर। क्यू डॉट डी, क्यू मतलब ए बी का डी के साथ डॉट, तो याद आएगा ए बी डी टाइम्स सी वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ए बी सी टाइम्स डी वेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो न्यूमरेटर में वेक्टर लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि ऑप्शंस में इस तरीके से लिखा हो दिस सब दिस, देन आई शुड बी एबल टू रिकग्नाइज। ये तो एक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज एंगल बिटवीन। ये तो हमने इसको आंसर लिखा है कि जो न्यूमरेटर है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेकंड पार्ट में क्या था, एंगल बिटवीन द प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन P1 एंड P2 विल बी इक्वल्स टू एंगल बिटवीन N1 एंड N2। जो प्लेन्स के बीच का एंगल है वो तो वही होता है जो भी नॉर्मल के बीच का एंगल है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मॉड N1 डॉट N2 अपॉन N1 का मैग्नीट्यूड N2 का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मॉड N1 कितना है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी एंड मॉड सी क्रॉस डी। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये जो वेक्टर मतलब आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट अगर ऐसे मैच नहीं कर रहा तो ऊपर वाले को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, ए का डॉट सी के साथ भी आएगा, ए का डॉट डी के साथ भी आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स मॉड पहले वेक्टर के साथ आएगा, तो ए डॉट सी और बचे हुए वेक्टर का डॉट बी डॉट डी। अब ए का सी के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, अब ए का डी के साथ माइनस ए डॉट डी और बी डॉट सी, ये तो न्यूमरेटर हो गया, अपॉन ए क्रॉस बी और इनटू सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड। आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट
set of vectors. Any equation of the type zero implies ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि सब वेक्टर बिल्कुल अलग अलग हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक वेक्टर को हम बाकियों के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी भी वेक्टर को बाकियों के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गया, या फिर आई जे के हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, तीन वेक्टर्स हो गए। अब इसमें जो के का डायरेक्शन है उसको हम आई और जे को कैसे भी कंबाइन कर लें, वो के की डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा। ये तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, एक जो है वो बाकी के टर्म्स में नहीं आएगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अब हम आई क्रॉस जे करें तो ऑफकोर्स वो के आ जाएगा, बट क्रॉस अगर हमने यूज़ किया तो वर्ड फिर लीनियर नहीं बचेगा। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आई कैप को आई कैन नॉट राइट डाउन लैम्डा 1 जे प्लस लैम्डा 2 के। जे और के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम एक वेक्टर आई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे हमने n वेक्टर्स लिए हैं, क्योंकि जो हायर मैथमेटिक्स होता है उसमें जो स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, वो कितने भी डायमेंशन का हो सकता है। बट जिसका हमसे पाला पड़ेगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो तो हमेशा 3 डायमेंशनल स्पेस ही है, केवल हमें 3 ही डायमेंशन से पाला पड़ेगा। तो हमारे लिए 3 वेक्टर से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, 3 वेक्टर से ज़्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर हमने 3 वेक्टर ले लिए, तीनों नॉन कोप्लेनर ले लिए, तो वो ऑफ कोर्स मतलब 3 वेक्टर हमने ऐसे ले लिए नॉन कोप्लेनर, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बट अब कोई भी हम 4th वेक्टर लेके आएंगे तो वो इन तीनों के टर्म्स में लिखा जाएगा हमेशा, तो फिर वो डिपेंडेंट सेट हो गया। एक बार दोबारा, वेक्टर के सेट को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? जब उनमें से कोई भी वेक्टर बाकियों के टर्म्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके। ये ठीक है, मतलब वी शुड नॉट बी एबल टू राइट एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, मैंने ये नहीं बोला ऑल द वेक्टर शुड नॉट बी रिटन। अगर एक भी वेक्टर लिखा गया बाकियों के टर्म्स में तो वो डिपेंडेंट सेट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि अगर ये मान लिया R1 R2 R3 ऐसे n वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये nth डायमेंशन स्पेस की बात चल रही है, तो अगर उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है एंड अगर वो इंडिपेंडेंट है, तो ईच इंडिविजुअल टर्म को ही 0 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके कॉम्बिनेशन से तीसरा वेक्टर कैंसिल हो जाए, क्योंकि तीसरा वेक्टर आ ही नहीं सकता उनके कॉम्बिनेशन से। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है। ठीक है, मतलब एक बहुत छोटी सी समझने के लिए, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन स्पेस होता है जिसमें हम रहते हैं, जैसे जो हम परसीव करते हैं। ठीक है, हम 4th डायमेंशन उसमें टाइम का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो x हो गया, y हो गया, z हो गया एंड टाइम हो गया। तो x, y, z एंड टाइम, ये हमारे लिए 4 इंडिपेंडेंट डायमेंशंस हो गई। तो अगर हम एक वेक्टर लें जिसमें ये 4 डायमेंशंस हैं, तो ये चारों डायमेंशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब जो टाइम वाला चीज़ होगा उसको हम एक्स वाई जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही हायर ऑर्डर डायमेंशन भी हो सकता है, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, ये ठीक है, एंड सो ऑन। खैर, अभी तो हमने क्या बोला कि ये जो n वेक्टर्स हैं, दीज वेक्टर्स विल बी इंडिपेंडेंट, कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो हर टर्म को ही 0 होना पड़ेगा। तो λ1 λ2 λ3 up till λn ऑल आर
0। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के कॉम्बिनेशन से तीसरा कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने वाली बात पे। ये तो ठीक है, हमने n के लिए बता दिया। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो ऑफकोर्स डिपेंडेंट होगा। तो नोट क्या है, इफ सेट ऑफ वेक्टर्स इज नॉट independent, then it will be dependent set of vectors, is not independent linearly. Then it will be dependent set of vectors. तो सेकेंड पॉइंट, फॉर 3D स्पेस, मतलब फॉर 3D स्पेस का मतलब है हमारे जो काम की चीज़ है उसके लिए अगर हम 2 वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, तो 2 वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर हुआ तो इसको इसके टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। अगर कोलिनियर हो गया तो डिपेंडेंट सेट हो गया, क्योंकि एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, 2 vectors are called dependent if they are collinear vectors, ठीक है, and 2 vectors are called independent if they are नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ये ठीक है, अगर 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे ही 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इफ दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं तो वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 3 vectors are called independent if they are non-coplanar vectors। अगर वो 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। एंड 4 or more vectors are always dependent set of vectors, are always dependent set of vectors। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला कि अगर हम बोलें कि 4 से ज़्यादा, जब इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, 4 या 4 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, तो ये n तक लिखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने बोला कि हमारे 3D स्पेस में नहीं हो सकते। अगर हम मैथमेटिक्स में तो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, हम nth डायमेंशन स्पेस भी हो सकता है, तो वहाँ पे हो सकते हैं, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, इसका क्वेश्चन में यूज़ क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। एक तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट, मतलब लीनियरली, लीनियर वर्ड यूज़ करेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सभी में, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब क्रॉस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, तो हमने क्या बोला कि इसका क्वेश्चन करने में क्या यूज़ है, एज सच कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, बट अगर मान लिया उसने क्वेश्चन में बोला कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि अच्छा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या है कि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर 3 वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो कोप्लेनर नहीं हो सकता, तो वो नॉन कोप्लेनर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, बस हमें ये पता लग जाएगा। तो अगर वो नॉन कोप्लेनर हैं तो किसी भी 4th वेक्टर को हम उन तीनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, इस तरह की चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये थियोरेटिकल चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि 2 वेक्टर डिपेंडेंट होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है या नहीं, एंड सो ऑन। ये ठीक है, बस बाकी और इस कॉन्सेप्ट में कुछ खास नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है इसके आगे।
अगर उसने बोला कि दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मेरे को क्या पता लग गया कि वो घुमा फिरा के हमें ये बता रहा है कि वो जो दो वेक्टर हैं वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, बस और कुछ नहीं। इतना ही यूज़ है हमारे लिए। हेलो बच्चों, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी और कोप्लिनैरिटी। ये अगेन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा सा समझने में हो सकता है किसी को दिक्कत आए, बट अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल अपना दिमाग स्विच ऑफ करके बैठ जाए और सुने ही ना। अभी तक नहीं आया, बट बाई चांस आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन भी बन सकता है इससे ऐसे। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 points. Let A, B, C are 3 points with position vectors A vector, B vector and C vector. Then ABC will be collinear if and only if there exist 3 scalars lambda 1, lambda 2, lambda 3, not all 3 0 simultaneously. Such that lambda 1a plus lambda 2b plus lambda 3c बराबर 0 वेक्टर एंड lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 is equals to 0। मतलब इसने क्या बोला है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि दोनों तरीके से सही है। अगर मान लिया 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा ये, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सच दैट दिस इज हैपनिंग। मतलब अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमें ऐसे 3 लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जरूर मिल जाएगा, सच दैट कि ये कॉम्बिनेशन 0 हो जाए एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 भी 0 हो जाए। उसका मतलब ये है कि ए बी सी का कोई एक कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, नल वेक्टर आ जाएगा और उस कॉम्बिनेशन में जो ए बी सी के कोफिशिएंट का सम है वो 0 आ जाएगा। अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसा होगा, ठीक है। एंड वाइस एवर्स, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि दोनों तरीके से सही है ये, ठीक है। राइट टू लेफ्ट भी सही है, लेफ्ट टू राइट भी सही है, तो उल्टा भी सही है। मतलब अगर हमें ए बी सी का कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऐसे मिल जाए, मान लिया 3a माइनस 7b प्लस 4c बराबर 0, अगर हमें ऐसा कोई रिलेशन मिल जाए तो इसमें आई कैन सी के जो कोफिशिएंट है 3, -7 और 4, उनका सम 0 है। तो उसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जिन 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर होगा वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। लास्ट टाइम अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जरूर ऐसा मिल जाएगा जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर हमें बोल रखा है कि ये दो रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम उल्टा बता सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होगा, वो एक ही लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो प्रूफ भी हमें दोनों तरीके से करना पड़ेगा, दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा कि एक बार तो हमने मान लिया कि पॉइंट्स कोलिनियर है, देन वी नीड टू शो कि दिस इज हैपनिंग। एक बार उल्टा बोल दिया कि ऐसा दे रखा है तो फिर देन वी नीड टू शो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलो प्रूफ एक डायरेक्शन में करते हैं। पहले प्रूफ इफ
A, B and C are collinear point, then ठीक है, अगर ये एक ही लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है ए, बी और सी, तो ये समझ आता है कि ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर भी कोलिनियर वेक्टर होगा। देन ए बी वेक्टर को हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। दिस विल इम्प्लाई बी माइनस ए बी वेक्टर मतलब बी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर, सी का पोजिशन वेक्टर माइनस ए का पोजिशन वेक्टर। दिस विल इम्प्लाई, सबको एक तरफ कलेक्ट कर लिया तो इधर आ जाएंगे तो लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस 1 इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर will be zero vector, will be zero vector। ठीक है, will be zero vector। अब ये रिलेशन एक लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ गया, मतलब ये वाली चीज़ आ गई, बट केवल इसी से काम नहीं चलेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि जो कोफिशिएंट का सम है वो जीरो होना चाहिए। तो मान लिया ये लैम्डा 1 है, इसका कोफिशिएंट लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 3 है, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 तो 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस लैम्डा तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो ये भी जीरो है। तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड एक डायरेक्शन में। ठीक है, अब उल्टा प्रूव करते हैं कि मान लिया अगर हमें ऐसा रिलेशन दे रखा है ये, ठीक है, फॉर कन्वर्स अच्छा, मेरे को ये भी समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर हैं। तो अगर मान लिया ये ओरिजिन है तो ए वेक्टर तो ये वेक्टर होगा, बी वेक्टर ऐसे होगा और सी वेक्टर ये होगा, तो ये दिख रहा है ये कोलिनियर का है, ये तो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर हैं। बट इन तीनों से जो रिप्रेजेंटेड 3 पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे लाई करेगा, पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेगा, वेक्टर आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इन जनरल। अब बाई चांस ओरिजिन भी इसी लाइन पे आ जाए तो फिर बाई चांस वेक्टर भी कोलिनियर हो जाएंगे, बट इन जनरल कोलिनियर नहीं होगा। कन्वर्स में क्या होगा कि हमें ऐसा रिलेशन दे रखा है, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो फॉर कन्वर्स गिवन क्या है कि लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी बराबर जीरो वेक्टर एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो उसने बोला कि नॉट ऑल 3 जीरो साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों ही जीरो हैं। तो फिर मान लिया लैम्डा 1 नॉन जीरो है, इफ लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से हमने क्या किया, ए वेक्टर बराबर लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी को हमने लैम्डा 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब लैम्डा 1 अगर जीरो नहीं है तो लैम्डा 2 प्लस 3 भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ए वेक्टर हो जाएगा लैम्डा 2 बी प्लस लैम्डा 3 सी अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये रिलेशन देख के हमें तुरंत क्या समझ में आ जाएगा, तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स, ये ठीक है, join of B and C in the ratio lambda 3 is to lambda 2। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि A B इधर है, C इधर है, A इधर है और लैम्डा 3 is to लैम्डा 2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी लैम्डा 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, लैम्डा 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ है एंड सो ऑन। तो अगर A B C की जॉइन को डिवाइड कर रहा है तो ऑफकोर्स ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। दिस implies A, B, C are कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब हो गया
हैंस प्रूव। अब दोनों डायरेक्शन में प्रूव हो गया। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा ट्रू फॉल्स, इफ 9a minus 2b minus 7c is equals to 0, then points A, B and C are collinear। आंसर हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या आ गया, 9 आ गया, -2 आ गया, -7 आ गया। तो इन तीनों का सम 0 आ रहा है, तीनों का सम 0 आ रहा है, तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया कोलिनियरिटी 3 पॉइंट्स का। अगर 4 पॉइंट्स के बारे में दे रखा है तो एग्जैक्टली सेम चीज रेप्लिकेट हम कर सकते हैं कोप्लेनरिटी के ऊपर। ये ठीक है, मतलब 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होगा अगर इसी तरह की एग्जैक्टली सेम चीज चले। तो अब उसको लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। तो यहाँ लिख लिया A B C D आर 4 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर, ये आ गया। देन विल बी कोप्लेनर if and only if there exist 4 scalars λ1, λ2, λ3, λ4 आ गया, not all 4 zeros simultaneously such that प्लस यहाँ λ4 D वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ प्लस λ4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये ठीक है। अब अगर 3 पॉइंट होगा तो 3 पॉइंट कोप्लेनर तो होगा ही होगा। अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो ये हमने पहले पढ़ाया था कि अगर वो नॉन कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल के प्लेन में वो तीनों पॉइंट लाई करेगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए तो फिर मतलब जैसे 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे आ जाए एक ही लाइन पे, तो फिर उनसे पास करने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट कोप्लेनर हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, वो तो होता ही है। तो जब कोप्लेनरिटी की बात उठेगी तो 4 या 4 से ज़्यादा की बात उठेगी। ठीक है, तो 4 के लिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बट इसको हम 5 तक एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम ऐसे बोलेंगे 5 के लिए भी यही रिलेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल 4 के लिए वैलिड है। जैसे कोलिनियरिटी वाला भी 3 के लिए वैलिड है और 4 के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर मान लिया हमें ये चेक करना होगा A B C D 4 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कि A B C कोलिनियर है या नहीं है। मतलब पहले 3 पॉइंट देख लिया, फिर B C D देख लिया कि वो 3 कोलिनियर है या नहीं। अगर A B C भी कोलिनियर है और B C D भी कोलिनियर है तो फिर चारों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मान लिया हमें 5 पॉइंट दे दिया जाए A B C D E और ये चेक करने के लिए बोला जाए कि कोप्लेनर है या नहीं है, तो हम A B C D पहले देख लिया हमने कोप्लेनर है, फिर B C D E देख लिया अगले 4 पॉइंट। ठीक है, बट ये रिलेशन 4 तक ही, इसको 5 तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसलिए क्या बोला है, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि 4 पॉइंट कोप्लेनर होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ ऐसा कोई रिलेशन आ जाए, मतलब अगर कोप्लेनर होगा तो ऐसा एक रिलेशन आ जाएगा। ये ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो पॉइंट्स कोप्लेनर होगा। ठीक है, तो प्रूफ हम ऐसे कर सकते हैं, लेट ए बी, चलो डी यहाँ लिख लेते हैं, डी एंड सी आर कोप्लेनर पॉइंट्स, कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, मतलब ऐसे ए बी सी डी, अगर ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, मान लिया बोर्ड के प्लेन में, तब क्या होगा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट के
कोप्लेनर होने का मतलब क्या है कि जो ये तीन वेक्टर हैं ए बी ए सी ए डी, ये कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हो गए तो हम ऐसे बोलते हैं एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म्स में लिख सकते हैं। मतलब इफ़ ए बी सी डी आर कोप्लेनर पॉइंट्स, तो ए बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक वेक्टर इन दोनों के प्लेन में है तो ऐसे लिखा जा सकता है, तो प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। ठीक है, मतलब ए डी वेक्टर मतलब यहाँ पे डी माइनस ए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आए तो ए के साथ कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1, ये तो ए वेक्टर के साथ आ गया। बी के साथ 1 आएगा, सी के साथ इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस लैम्डा आएगा सी के साथ, डी को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ माइनस म्यू आएगा डी के साथ, बराबर 0 वेक्टर। तो ये अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 हो गया तो इनका सम क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में प्रूव हो गया। अब कन्वर्स के लिए कर लेते हैं। कन्वर्स में बेसिकली क्या दे रखा होगा कि लैम्डा 4 इज इक्वल टू डी वेक्टर बराबर 0, एक तो ये दे रखा है, प्लस लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी बराबर माइनस ऑफ लैम्डा 3 सी प्लस लैम्डा 4 डी। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर माइनस 3 प्लस 4। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 ए प्लस लैम्डा 2 बी अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 सी प्लस लैम्डा 4 डी अपॉन, दोनों तरफ हमने 1 प्लस 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ गया, बट उसको हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस 3 प्लस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 प्लस 4 ऐसे आ गया। अब इसको देख के मेरे को फील आ जानी चाहिए कि ये तो कुछ सेक्शन फॉर्मूला लगाओ लिखा हुआ है, ये तो कुछ सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये उस पॉइंट को डिनोट करता है जो ए बी को, ये ठीक है, लैम्डा 2 इस टू लैम्डा 1 की रेशो में कट कर रहा है। ये ठीक है, मान लिया कोई भी पॉइंट हो गया ई पॉइंट। ठीक है, और यही पॉइंट, अगर ये ई पॉइंट है, यही पॉइंट सी और डी को भी कट कर रहा है। मान लिया ये सी हो गया, ये डी हो गया, लैम्डा 4 इस टू लैम्डा 3 की रेशो में, तभी लैम्डा 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, लैम्डा 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ। उसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा पोजीशन वेक्टर है, ये अगर ये ई का पोजीशन वेक्टर है तो ई पॉइंट इज नथिंग बट ए बी और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी वो दोनों लाइनों पे एक साथ लाई कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि ए बी एंड सी डी लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। यदि भले ही इतना लाइन सेगमेंट हो, पॉइंट तो ऐसे भी हो सकता है कि सी और डी मतलब यहाँ पे आ जाए, सी यहाँ पे डी आ जाए, तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर हम पूरा लाइन खींचेंगे, ए बी एंड सी डी वाला जो लाइन खींचेंगे वो तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, एंड जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका पोजीशन वेक्टर ये है। ऐसे लिखो भले ही ऐसे लिखो। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो ये हमने पहले ही बोला था कि वो हमेशा कोप्लेनर होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो कोप्लेनर होगा, और अगर कोप्लेनर है तो लाइंस कोप्लेनर हैं तो उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी कोप्लेनर हैं। तो इसलिए चारों पॉइंट ए बी सी डी विल बी कोप्लेनर।
बस दिस इज इक्वल्स टू मान लिया ई, ठीक है, से, सो दिस इम्प्लाइज ई इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी लाइन्स. दिस विल इम्प्लाई ए बी एंड सी डी lines are coplanar क्योंकि intersecting है. This implies points A, B, C, D are coplanar. Hence proved. ठीक है, तो पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो गए. तो एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन, लेट फोर्सेस P1 and P2 are acting at point O and their resultant is P3. If a line intersect their lines of action at A, B and C respectively, then prove that P1 upon OA plus P2 upon OB बराबर P3 upon OC. आंसर मतलब उसने क्या बोला कि 1, 2 एंड मान लिया ये P1 फोर्स है मतलब वेक्टर है, ये P2 वेक्टर है, ये ओरिजिन हो गया, ये इनका रिजल्टेंट हो गया P3. ठीक है, तो ऑफ कोर्स P3 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2. अब सुन लो कि एक लाइन है जो इनको पॉइंट A, B और C पे कट कर रहा है. तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2 माइनस P3 इज इक्वल्स टू नल वेक्टर. ठीक है, अब P1 वेक्टर को कैन आई राइट P1 का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर प्लस P2 का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर माइनस P3 का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर. P1 कैप का मतलब क्या है कि P1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो P1 कैप बेसिकली इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो गया P1 कैप. तो इस डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, वो तो एक ही बात है. तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे भी ले सकते हैं कि P1 और P1 कैप को लिख दें OA कैप. OA वेक्टर तो ये हो गया पूरा, OA कैप इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, तो OA कैप लिख दिया प्लस P2 इंटू P2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर OB वेक्टर, ये पूरा वेक्टर हो गया, इसको यूनिट वेक्टर बना लिया. OB कैप माइनस P3 टाइम्स OC कैप बराबर 0 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं. OA कैप को कैन आई राइट OA वेक्टर अपॉन OA का मैग्नीट्यूड, तो ये तो एक नंबर हो गया
और ये वेक्टर हो गया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस ओ बी को लिख दिया ओ बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ओ सी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं ओ को ओरिजिन बोल दूं, ठीक है, तो ओ ए वेक्टर तो ए का पोजीशन वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर हो गया और ओ सी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर इन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हो गए। एंड ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट 3 कोलिनियर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन जो 0 के बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इफ एंड ओनली इफ करके पढ़ा था कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो कोफिशिएंट का सम भी 0 होना चाहिए। ये ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं ए बी सी के पोजीशन वेक्टर है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, दिस विल इंप्लाई सम ऑफ कोफिशिएंट मस्ट बी 0, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 विल बी 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, λ2 बी वेक्टर प्लस λ3 सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऐसे लिखा हुआ है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब λ1 λ2 λ3 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज, तो λ1 क्या है, P1 अपॉन ओ ए प्लस P2 अपॉन ओ बी माइनस P3 अपॉन ओ सी, ये 0 होना चाहिए। हैंस दिस P3 अपॉन ओ सी को उधर ले जाओ, तो बस ये आ गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो नेक्स्ट इज एंगुलर बाइसेक्टर। फर्स्ट पॉइंट, मान लिया दो वेक्टर ऐसे दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो ये इनकी लाइंस ऑफ एक्शन हो गया। तो इस लाइंस ऑफ एक्शन के जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये मान लिया पूरा एंगल थीटा है इन वेक्टर्स के बीच में, वो होगा ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो डायरेक्शन आएगा वो ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्यों आएगा ऐसे, तो उसको हम देखो आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जैसे मान लिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है और मान लिया ये बी वेक्टर है। तो हमने क्या किया, बी वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिया बी कैप और ए वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिया मान लिया ए कैप।
तो इसका लेंथ भी 1 हो गया, इसका लेंथ भी 1 हो गया। अगर हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो वो बेसिकली रोम्बस होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब है ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। तो अगर ये रोम्बस है तो ये जो वेक्टर है, रोम्बस के अंदर ऐसा होता है, पैरेललोग्राम के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। मतलब पैरेललोग्राम में तो अगर मान लिया ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होगा, यू कैन सी ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर, बट रोम्बस के अंदर एंगुलर बाइसेक्टर होता है। ये एंगुलर बाइसेक्टर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये वेक्टर कितना हो गया, ए कैप प्लस बी कैप। तो वही बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाला डायरेक्शन देखेंगे तो वो किसके अलॉन्ग आएगा, ए कैप प्लस बी कैप। अब इसको तुम ऐसे बोल सकते हो कि मान लिया दो वेक्टर हैं, ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच वाला डायरेक्शन चाहिए, तो इन दोनों वेक्टर का कैप लेके जोड़ दिया, बस खत्म। ठीक है, तो अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर ये बी वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में ये निकालना चाहें एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का कैप लेके जोड़ दिया, तो वो आ जाएगा ए कैप और इसका कैप माइनस बी कैप लेके जोड़ दिया, तो ये ए कैप माइनस बी कैप डायरेक्शन हो गया। ये एंगल θ/2 है, ये एंगल भी θ/2 है। ठीक है, ये अगर पूरा एंगल थीटा है तो ये इधर जो एंगल बचा ये पाई माइनस थीटा हो गया, और ये उसका हाफ एंगल हो गया, ये दोनों, ये हो जाएगा π/2 माइनस θ/2 एंड दिस विल ऑल्सो बी π/2 माइनस θ/2। तो हमारे पास बेसिकली किस तरह का रिजल्ट आया, इसको मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर हो गया ए कैप प्लस बी कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो एक्सटर्नल वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप, या फिर अगर इधर लेंगे तो बी कैप माइनस ए कैप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुना, इसमें थोड़े से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो तो हम बोलेंगे ए कैप प्लस बी कैप कर रहा है, पहली बात। बट अगर मैं बोलूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वल एंगल कौन बना रहा है, तो ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे ये वाला जो वेक्टर है ए कैप प्लस बी कैप, ये भी इक्वल एंगल बना रहा है। बट अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस वेक्टर को ऐसे रोटेट करना चालू कर दूं, तो ये जो वेक्टर है मान लिया ये भी ए और बी से इक्वल एंगल बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी, फिर एकदम परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से 90-90 बनाएगा। फिर अगर हम इसको ऐसे ले जाएं परपेंडिकुलरली, तो ये सब बराबर एंगल बनाएंगे और वापस ये इस वाली डायरेक्शन में आ गया। उसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से इक्वल एंगल बनाने वाले देयर विल बी इनफाइनाइट वेक्टर्स, और वो इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐसे आएंगे, ये सब, मतलब वो इस प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, एक प्लेन आएगा ऐसे, ये मतलब जो ए कैप माइनस बी कैप को कंटेन कर रहा होगा, एंड ए और बी का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने एक प्लेन ऐसे रख दिया, उस प्लेन के अंदर जो भी डायरेक्शन आएगा सब ए कैप और बी कैप से इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब इसको ऐसे देखो कि मान लिया ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है वो हो गया ए कैप प्लस बी कैप। बट अगर मैं इसको, ये ठीक है, आई होप यू कैन सी, इसको अगर मैं ऐसे उठा दूँ, ये ठीक है, इससे पीछे नहीं ले आ सकते, तो जैसे ये तो हो गया उसी प्लेन में ए वेक्टर, एक ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो गया ए कैप प्लस बी कैप, तो ये तो उसी प्लेन में हो गया जो ए और बी से इक्वल एंगल बना रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलरली उठाना चालू कर दूं तो ये सब बराबर एंगल बनाएंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर से, फिर ये 90 हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा एंड उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसी को हम लिख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट, द वेक्टर विच bisects the angle between a vector and b vector will be along a cap plus b cap। मतलब जो a और b के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो इसके अलॉन्ग होगा। सेकेंड पॉइंट, देयर विल बी इनफाइनाइट यूनिट vectors which will make equal angles with a vector and b vector। a vector और b vector से इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर इक्वल एंगल बनाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा कि मान लिया a वेक्टर ये हो गया, b वेक्टर ऐसे पीछे जा रहा है, मतलब ये मान लिया b वेक्टर हो गया, और ये जो प्लेन है, ठीक है, इसी के अंदर ये a कैप प्लस b कैप का डायरेक्शन हो गया। तो आई होप यू कैन सी ये 3D डायमेंशन है, 3D डायग्राम है। a वेक्टर b वेक्टर और ये प्लेन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। a कैप प्लस b कैप की जो लाइन है वो उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये इस प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये जो प्लेन होगा ये a कैप, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो हो गया a कैप प्लस b कैप, ये तो इस प्लेन में लाई करेगा। अगर हम इन दो लाइन की बात करें तो ये समझ आता है कि मतलब ये a वेक्टर की लाइन और b वेक्टर की लाइन हो गई, इनके एंगुलर बाइसेक्टर ये दोनों हो गए। एंगुलर बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो a कैप प्लस b कैप और a कैप माइनस b कैप 90 डिग्री पाएगा। वो ऐसे भी दिख रहा है, ये θ/2 है, ये वाला एंगल π/2 माइनस θ/2 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन ये वाला होगा जिसके अंदर वो सारे वेक्टर लाई कर रहे होंगे जो a और b से इक्वल एंगल बना रहे हैं, उसके लिए ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो a कैप माइनस b कैप उस प्लेन का नॉर्मल होगा। तो देयर विल बी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स विच विल मेक इक्वल एंगल विद a वेक्टर एंड b वेक्टर, वो सब इस प्लेन में आ गए, ये ठीक है। ऑल दीज वेक्टर्स विल लाई in a plane which contains, मतलब ये प्लेन जो है उसके अंदर आएगा a कैप प्लस b कैप एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन विल बी along a कैप माइनस b कैप। तो this is important concept। and normal to this plane will be along a cap minus b cap, ठीक है। मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल हो गया ये बाहर की तरफ, वो हो जाएगा a कैप माइनस b कैप। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनाने वाले इक्वल एंगल बनाने वाले वेक्टर्स इनफाइनाइट होंगे, वो सारे इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। और देखो हम क्या क्या याद कर सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगा इसकी डायरेक्शन में मान लिया यूनिट वेक्टर यू कैप है, ठीक है। तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करें, ए कैप प्लस बी कैप का मॉड विल बी, ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था कि अगर किसी भी चीज़ का मॉड निकालना हो तो इसका डॉट इसी के साथ ले लिया और उसका रूट ले लिया, तो ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप विच इज़ इक्वल्स टू रूट ओवर
ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप। सो दिस इज रूट ओवर 1 + 1 + 2 1 1 cos थीटा। ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 2 + 2 cos थीटा विच इज़ रूट के अंदर 2 × 1 + cos थीटा, और वो हो जाएगा 2 cos² θ/2। तो ये नेट आ गया 2 cos θ/2। थीटा क्या है, वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो वो 0 से पाई तक जाएगा, तो θ/2 0 से π/2 तक जाएगा, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ये देखिए, ये क्यों बोला, क्योंकि रूट के अंदर अगर cos² लिखा है तो रूट हटाने पे मॉड आना चाहिए, तो मॉड आएगा। और मॉड हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि चाहो तो चलो एक और स्टेप बढ़ा लिया, इसको लिख ही लिया, दैट विल बी 2 cos θ/2। एग्जैक्टली सेम लाइन पे ए कैप माइनस बी कैप का मॉड कितना हो जाएगा, वो जाएगा 2 sin θ/2। मतलब ऐसे ही चलेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये 2 sin² θ/2 हो जाएगा। तो मान लिया इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर यू कैप है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मान लिया वी कैप है। तो फोर्थ पॉइंट में हम ऐसे बोल सकते हैं यू कैप विल बी ± ए कैप प्लस बी कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 cos θ/2, एंड वी कैप विल बी ± ए कैप माइनस बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड 2 sin θ/2। ये आ गया, मतलब इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वो ये आ गया ए कैप प्लस बी कैप अपॉन 2 cos θ/2। ए कैप प्लस बी कैप तो एक वेक्टर हो गया उसकी डायरेक्शन में, उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो उसका मैग्नीट्यूड इज दिस 2 cos θ/2। ठीक है, अच्छा, जैसा अभी हमने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मान लिया एंगल थीटा है, और एक तीसरा वेक्टर इन दोनों से बराबर एंगल बना रहा है, मान लिया अल्फा बना रहा है। तो अगर तीसरा वेक्टर ये है तो वो बराबर एंगल कितना हो जाएगा, θ/2 θ/2। अब इसको अगर हमने ऐसे उठाना चालू कर दिया तो एंगल बढ़ता जाएगा θ/2 से, मतलब बराबर एंगल ही आ रहा है ए और बी से इसका, बट वो θ/2 से बड़ा आता जाएगा। ये तो θ/2 हो गया, फिर ऐसे बढ़ते 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 ये 90 हो गया, मतलब ये वेक्टर ए और बी से इक्वल एंगल 90 बना रहा है। फिर इसको और इधर ले गए तो 90 से बढ़ता जाएगा, और फिर ये वाला जो वेक्टर है वो मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल एंगल बनाएगा, और वो एंगल कितना हो जाएगा, ये π - θ/2, और ये भी π - θ/2। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं नोट में, फिफ्थ पॉइंट, इफ ए वेक्टर मेक्स equal angle alpha with a vector and b vector, then अल्फा का रेंज क्या होगा, वो होगा θ/2 से, मतलब ए और बी के बीच का एंगल थीटा ये दे रखा है, मतलब इट इज़ गिवन दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। θ/2 से यहाँ से ये मिनिमम पॉसिबल एंगल हो गया, और ये मैक्सिमम पॉसिबल इक्वल एंगल हो गया इस डायरेक्शन में। ये वेक्टर -a कैप माइनस बी कैप हो गया, मतलब इसी का नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एंगल है, तो दैट इज π - θ/2। इसकी रेंज ही आएगी। और इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमने बोला कि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक तीसरा वेक्टर इक्वल एंगल बना रहा है, अगर हमने बोला कि ये दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर इससे इक्वल एंगल बना रहा है इन दोनों से, तो ऐसे कितने वेक्टर्स आएंगे, कितने यूनिट वेक्टर्स आएंगे, इनफाइनाइट। कहाँ पे आएंगे वो यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच में हमने ऐसे एक प्लेन रख दिया परपेंडिकुलरली, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दो वेक्टर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन रख दिया, इस प्लेन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब हमने बोला तीन वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों से इक्वल एंगल बनाने वाला वेक्टर कहाँ आएगा,
तो देखो ए और बी से जो इक्वल एंगल बनाएगा वो इस प्लेन में आएगा, बी और सी से जो इक्वल एंगल बनाएगा वो इस प्लेन में आएगा, ठीक है, इस प्लेन में एंड इस प्लेन में। जो ए और बी से इक्वल एंगल बनाएगा, ये वाला जो प्लेन आएगा, ये प्लेन ए कैप प्लस बी कैप को कंटेन करेगा और इसका नॉर्मल वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप होगा। ऐसे ही जो बी और सी से इक्वल एंगल बनाएगा वो इस प्लेन में आएगा, तो ये बी कैप प्लस सी कैप को कंटेन करेगा और नॉर्मल इसका किसके अलॉन्ग होगा, बी कैप माइनस सी कैप। तो अगर तीनों से इक्वल एंगल बनाना है तो वो इस प्लेन पे भी लाई करना चाहिए, इस प्लेन पे भी लाई करना चाहिए। दिस वी हैव स्टडीड कि दो प्लेन पे साइमल्टेनियसली क्या चीज़ लाई करेगा, जो भी उनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दोनों प्लेन पे होगा, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन आएगा वो इन तीनों से इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इफ अ वेक्टर, ये ठीक है, कुछ भी बोल दिया, मान लिया के वेक्टर मेक्स, या के तो ई वेक्टर बोल दिया, इफ ए वेक्टर ई वेक्टर मेक्स इक्वल angles with a vector, b vector and c vector, then it must lie on the plane with normal along ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो भी ए और बी से इक्वल एंगल बना रहा है उस प्लेन के लिए ये नॉर्मल हो गया। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला जो प्लेन है वो ए कैप प्लस बी कैप को कंटेन कर रहा है, तो इससे कोई यूनिकनेस नहीं आती, क्योंकि इस प्लेन को हम ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ये ठीक है, तो भी वो कंटेन कर रहा है, ऐसे कंटेन कर रहा है। बट मैं अगर बोलूँ कि इसका नॉर्मल ये है तो इसका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, फिर हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ये ठीक है, फिर इसका ओरिएंटेशन या डायरेक्शन फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मल से रेफर करते हैं प्लेन को ना, प्लेन का अगर नॉर्मल फिक्स है तो प्लेन का डायरेक्शन फिक्स है। तो इट मस्ट लाई ऑन द प्लेन विद नॉर्मल अलॉन्ग दिस एंड दिस, एंड इट ऑल्सो मस्ट लाई ऑन द प्लेन विद नॉर्मल अलॉन्ग बी कैप माइनस सी कैप। पहले वाला क्यों आया है, क्योंकि वो ए और बी से इक्वल एंगल बना रहा है। दूसरे वाला क्यों आया है, क्योंकि वो बी और सी से इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बोलेगा, हैंस दिस डायरेक्शन मस्ट बी अलोंग n1 क्रॉस n2, जो इन प्लेन के नॉर्मल है उनके अलोंग, ठीक है। दैट इज ए कैप माइनस बी कैप क्रॉस बी कैप माइनस सी कैप। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रखा है कि अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो साइक्लिक ऑर्डर में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आ जाएगा। ए मतलब सब कैप 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 है। अब फाइनली क्या गया, हैंस द डायरेक्शन which makes equal angles with a vector, b vector and c vector will be along plus minus a क्रॉस b, मतलब a नहीं है, a कैप क्रॉस b कैप प्लस b कैप क्रॉस c कैप प्लस सी कैप क्रॉस ए कैप, इसके अलॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कुछ ऐसे आया, तो यहाँ एक अंदर से वेक्टर आ रहा होगा जो किसके अलॉन्ग होगा, ए कैप क्रॉस बी कैप प्लस बी कैप क्रॉस सी कैप प्लस सी कैप क्रॉस ए कैप। ये होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट एंगुलर बाइसेक्टर्स।